हेलो एवरीवन, वेलकम टू 21 एकेडमी। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। बच्चों, पहला ही चैप्टर है बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, ये रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो ये आज आपके टॉपिक रहेंगे जो चैप्टर 1 से हम कवर करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक परिवर्तन, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में बच्चों ये टॉपिक है हमारे जो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। फिर वियोजन अभिक्रिया को 3 और कैटेगरीज में डिवाइड किया है: ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम अपक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो इन सभी टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, हम कैसे पता करें रासायनिक अभिक्रिया कब हुई है, कौन कौन से परिवर्तनों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ये परिवर्तन होंगे तो वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों की रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जिस अभिक्रिया में नए गुण वाले नए पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों से बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो बच्चों, सीधी सी बात आपको इससे क्या समझ में आई है कि वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होगा और उस पदार्थ के अंदर नए गुण होंगे। अब जो ये पदार्थ का निर्माण हुआ है वो एक या एक से अधिक पदार्थ से भी हो सकता है, दो से भी हो सकता है, लेकिन एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसके अंदर नए गुण होंगे। रासायनिक परिवर्तन, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो हमने पिछली क्लासेस में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसकी जो गुण होंगे वो बिल्कुल पूरी तरह से उसके बाकी पदार्थों से अलग होंगे। भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। तो जब कभी भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब कौन कौन से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन एक रासायनिक अभिक्रिया है? हमारे शरीर में भोजन का बनना और लोहे का जंग लग जाना, ये दोनों ही उदाहरण रासायनिक परिवर्तन के हैं। अब किन किन परिवर्तनों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि जो अभिक्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है? जब रंग में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, गैस का निकाय या उत्सर्जन हो, जब ये चारों कंडीशन या चारों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो तो हम कह सकते हैं कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। इन परिवर्तनों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कि एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे लिखते हैं। उसके अंदर तीर का निशान होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में कुछ हम एलिमेंट लिखते हैं, राइट हैंड साइड में हम कुछ लिखते हैं। तो उनका मतलब क्या होता है, उनको कैसे लिखते हैं, तो उसको देखते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, 2H2 + O2 gives 2H2O। ये आपको दिख रहा होगा बच्चे कि ये क्या, कौन सी दिशा है, लेफ्ट हैंड साइड है। कौन सी है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें समीकरण में बाईं ओर लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। तो ये दोनों पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाकर इनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। ये आपकी दूसरी दिशा है, राइट हैंड साइड है।
रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। अब इन दोनों पदार्थों से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है और इस पदार्थ को कहेंगे हम उत्पाद। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी हम योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो बच्चों क्या बात आपको यहां से समझ में आई है, वो ये है कि रिएक्शन में एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, बाईं ओर और दाईं ओर। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम कहेंगे बच्चों अभिकारक, और उन अभिकारक से बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है, और उत्पाद को बच्चों हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आई कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, और अभिकारक से बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और उत्पाद को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ये चीज आप नोट कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, कि जब हम आगे के टॉपिक करेंगे तो उसमें इस चीज का बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है आपकी ये। तो अब इसमें एक चीज रह गई आपकी, वो है तीर का निशान। ये तीर का निशान किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तीर का नुकीला हिस्सा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब तीर का निशान जिस डायरेक्शन में होगा तो उस दिशा में अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो अब ये हमारा राइट हैंड साइड उत्पाद की ओर पॉइंट आउट कर रहा है इस तरफ। तो रिएक्शन की दिशा कौन सी होगी बच्चों? ये होगी कि उत्पाद इसका क्या होगा, ये होगा, और ये अभिक्रिया की दिशा को भी प्रदर्शित करता है। तो बच्चों इस टॉपिक में हमने क्या सीखा है कि अभिकारक किसे कहा जाता है, उत्पाद किसे कहा जाता है, उत्पाद को हम कहाँ लिखते हैं और अभिकारक को हम कहाँ लिखते हैं, और इस तीर का क्या मतलब होता है। आगे चलें बच्चों, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले तो यही हमें पता होना चाहिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण से मतलब क्या है, कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है और इसको करने का क्या महत्व है, इसके करने के क्या लाभ हैं। तो आपका सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बच्चों क्या है, शॉर्ट में इस चीज को समझते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, हमारे पास एक रासायनिक समीकरण दिया गया है, उसके अंदर विभिन्न तत्व होंगे, उसके अंदर जिंक हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है। तो दोनों तरफ से मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी अभिकारक की दिशा में और उत्पाद की दिशा में जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होगी, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण में आपको एक समीकरण दिया है, उसके अंदर विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ उत्पाद की दिशा में भी और अभिकारक की दिशा में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी बराबर होगी, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि जो दिया गया समीकरण है वो संतुलित है अथवा असंतुलित है। तो हमें ये चीज भी आनी चाहिए कि हम कैसे पहचान करें कि जो दिया गया समीकरण है वो संतुलित है अथवा असंतुलित है। तो Zn हमारे पास रिएक्शन दी गई है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सूची बना लेनी है इन तत्वों की। तो सबसे पहले आप एक कॉलम बनाएंगे, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे आप सबसे पहले तत्व, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड। आप यहाँ पर अभिकारक में परमाणुओं की संख्या या फिर लेफ्ट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या लिख सकते हो। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद को हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में। तो बच्चों आपको यहाँ यूज होगा कि अभिकारक को हम कौन सी दिशा में लिखेंगे। अगर आपने वो चीज़ ध्यान से नहीं पढ़ी है तो उसको आप पहले पढ़ें और फिर देखें
कि अभिकारक को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और उत्पाद को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर कौन कौन से तत्व दिए गए हैं। एक हमारे पास जिंक है, दूसरा इसके अंदर हाइड्रोजन है, फिर सल्फर है, ऑक्सीजन है। और उत्पाद में भी देख लीजिए, अगर आपको कोई और अलग से एलिमेंट, कोई तत्व, कोई परमाणु दिखाई देता है तो हमने तत्व देखने। जिंक हमारे पास तत्व है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। जिंक की अब हमने संख्या देखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में जिंक के कितने हैं बच्चों। अगर यहाँ पर कोई 1 2 नहीं है तो इसके अंदर कितने हैं, 1 है। और राइट हैंड साइड में बच्चों कितने हैं, 1 है। अब हम बात करेंगे सल्फर की। सल्फर भी यहाँ पर 1 है और उत्पाद की दिशा में भी 1 है। फिर अब बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लगा हुआ है, H2, तो यहाँ पर 2 है बच्चों। यहाँ पर H2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 हैं। ऑक्सीजन बच्चों यहाँ 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। तो आपने क्या देखा कि जिंक लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2, राइट हैंड साइड 2। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 4, राइट हैंड साइड 4। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बच्चों बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या बच्चों कैसी है, बराबर है, ना तो ज़्यादा है ना कम है। तो जब दोनों दिशाओं में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उस समीकरण को हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तीर के निशान के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब तो बच्चों ये बात है कि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या बराबर थी तो ये संतुलित हो गया। अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसके अंदर परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो हम उसको कैसे संतुलित करेंगे, तो वो हम अब करेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों अब हम करेंगे कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। अगर आपके पास दिया गया समीकरण संतुलित है तो ठीक है, लेकिन अगर दिया गया समीकरण संतुलित नहीं है, वो असंतुलित है, तो उसको हम संतुलित कैसे करेंगे बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन दी गई है Fe plus H2 gives Fe3O4 plus H2। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि जो भी सूत्र है उसको हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। Fe सूत्र है, बॉक्स के अंदर हमने इसको बंद कर दिया। H2O सूत्र है, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। Fe3O4 इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। H2 इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। तत्व की बात करेंगे तो कौन कौन से तत्व हैं इसके अंदर। Fe आयरन है, H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है। तो 3 तत्व है यहाँ पर। अभिकारक को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और उत्पादों को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो अभिकारक की दिशा में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद की दिशा में परमाणुओं की संख्या। सबसे पहले हम Fe से शुरू करते हैं। 1 एलिमेंट है, पुट किया हमने, सॉरी, यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो 3। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। तो अब देखिए यहाँ पर आयरन के 1 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और राइट हैंड साइड में है 4। तो ये रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस है, संतुलित नहीं है, असंतुलित है। तो इसको हम संतुलित करेंगे। जिस मेथड से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं उस मेथड को कहेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे पहले आप उन परमाणुओं को संतुलित करें जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है परमाणुओं की। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की 4 है। H2O और FeSO4, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। तो मुझे यहाँ पर भी इसको इक्वल करना है कि 4 लेकर आना है। तो बच्चों अब 1 की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूँ कि मुझे 4 मिल जाए। तो मैं क्या कहेंगे सर, आपकी सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो 1 की मल्टीप्लाई जब हमने 4 से की तो हमें 4 मिल गया। तो अभिकारक की दिशा में और उत्पाद की दिशा में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। तो अब आप बात ध्यान वो रखेंगे कि जिस दिशा में आपने जिस नंबर की मल्टीप्लाई की है, रिएक्शन में भी आप उसको उसी दिशा में लिखेंगे। अगर आपने अभिकारक में मल्टीप्लाई की है तो उसे अभिकारक की दिशा में, और आपने उत्पाद की दिशा में मल्टीप्लाई की है तो उसको आप लिखेंगे उत्पाद की दिशा में। इस बार हमने अभिकारक की दिशा में मल्टीप्लाई की है, तो बच्चों मैं इसको मैंने यहां पर लिख दिया 4। अभी भी ये बैलेंस नहीं हो पाई है, तो देखिए अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो 4 होगी और यहाँ पर भी 4 होगी, लेकिन हाइड्रोजन के एलिमेंट चेंज हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गए हैं और यहाँ पर कितने हैं 2 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब 4 2 जा 8 कैसे हो गया, 4 मल्टीप्लाई 2, जब हम 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गए बच्चों हमारे पास 8 है हमारे पास, और यहाँ पर 2 है। तो 2 की मल्टीप्लाई कितने के साथ करूँ कि मुझे 8 मिल जाए, कि सर 4 के साथ कर दो, 4 2 जा 8। तो दोनों तरफ अभिकारक में और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बच्चों बराबर हो जाती है। तो हमने इस बार उत्पाद में मल्टीप्लाई किया है, तो हम नंबर किस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्शन में, उत्पाद की दिशा में। 4 कर दिया हमने। अब ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया हमने, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया। तो बच्चों अब क्या रह गया, आयरन रह गया। Fe यहाँ पर 1 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 है। तो उत्पाद की दिशा में तो 3 है, अभिकारक की दिशा में 1 है। 1 को 3 के इक्वल लाने के लिए हम 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और 3 अभिकारक में भी और उत्पाद में भी 3। इस बार हमने मल्टीप्लाई किया है बच्चों अभिकारक की दिशा में। तो इस बार हम रासायनिक अभिक्रियाएं, तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, हम कैसे पता करें रासायनिक अभिक्रिया कब हुई है, कौन कौन से परिवर्तनों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ये परिवर्तन होंगे तो वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों की रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जिस अभिक्रिया में नए गुण वाले नए पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों से बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो बच्चों सीधी सी बात आपको इससे क्या समझ में आई है कि वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होगा और उस पदार्थ के अंदर नए गुण होंगे। अब जो ये पदार्थ का निर्माण हुआ है वो एक या एक से अधिक पदार्थ से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, लेकिन एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसके अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे और उनके उदाहरण। तो बच्चों आपका इनसे क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, इनसे आपका क्वेश्चन बनता है कि संयोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। या तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपको नाम दे देगा इस रिएक्शन को, इसकी एक रिएक्शन लिखिए, इसकी एक अभिक्रिया लिख लिए, या फिर आपको एक अभिक्रिया देकर पूछ लिया जाएगा कि ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको क्या याद रखना है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम इसकी अभिक्रिया याद नहीं रखें, सिर्फ परिभाषा याद कर लें और काम चल जाएगा। तो बच्चों ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको दोनों चीज़ें याद करनी है आपकी। इसके लिए आपको परिभाषा भी आनी चाहिए और उसका एक उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। संयोजन अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कितने पदार्थ बच्चों, या तो 2 होंगे या फिर 2 से अधिक, वो मिलकर एक पदार्थ बना सकते हैं, पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों मैं यहां पर लिखूं कि A+B gives C, कि A और B 2 पदार्थ हो गए और दोनों ने मिलकर क्या बनाया, C एक नया पदार्थ बनाया। तो जिन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, CaO + H2O gives CaOH whole twice।
अब ये यहाँ पर ए इसकी स्टेट है, एल स्टेट है, और ये भी इसकी एक्वस स्टेट लिखी हुई है। CaO का क्या है आपके पास, बिना बुझा हुआ चूना, और CaOH का होल ट्वाइस आपके पास है बुझा हुआ चूना। तो अब इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पर दो उत्पाद, अभिकारक की संख्या कितनी है, 2 है, 1 और 2, मिला क्या हमें 1। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, और उसका उदाहरण बच्चों ये है। कोयले का दहन C+O2 गिव CO2। बहुत ही छोटा एग्जाम्पल, आपको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी कि कोयले का दहन भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। C+O2 गिव CO2। जल का बनना भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 2H2+O2 गिव्स 2H2O। तो आपके पास 3 उदाहरण है यहाँ पर, आप जो संयोजन अभिक्रिया में याद कर सकते हैं। पहला है CaO+O2 गिव्स CaOH होल ट्वाइस। फिर कोयले का जलना C+O2 गिव्स CO2। जल का बनना 2H2 गिव्स O2 गिव्स 2H2O। तो ये उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया के। वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है बच्चों। जो संयोजन अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया की रिवर्स है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होगा। एक अभिकारक होगा लेकिन उत्पाद कितने होंगे, 2 या 2 से अधिक होंगे बच्चों। अब इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, A गिव्स B+C, कि A टूटकर B+C बनाता है, कि एक अकेला अभिकारक था और उसने उत्पाद कितने, प्रोडक्ट कितने बना दिए बच्चों, 2 बना दिए। अब वियोजन अभिक्रिया आपकी 3 प्रकार की होती है, तो उसमें पहला उदाहरण है ऊष्मीय वियोजन का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखें इसको। वियोजन अभिक्रिया जिसमें वियोजन के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाए। जो अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है उस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसके अंदर बात वही होगी बच्चों, वियोजन का ही एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर एक अभिकारक होगा और उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है। एक अभिकारक है बच्चों हमारे पास, जैसे ही इसको हमने ऊष्मा की उसमें प्रेजेंस में इसको करवाया तो ऊष्मीय वियोजन हो गया। ये टूटकर फेरिक ऑक्साइड हल्का भूरे रंग का हो जाता है और इस अभिक्रिया को कहेंगे हम ऊष्मीय वियोजन। आता है इसका विद्युतीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में हम ऊष्मा का प्रयोग करते हैं, तो विद्युत वियोजन में अभिक्रिया विद्युत के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया की, जिसमें हम किसका उपयोग करेंगे बच्चों, विद्युत का उपयोग करेंगे। H2O उसमें हमने ऊष्मा का उपयोग किया था, इसमें किसका हम यूज कर रहे हैं, विद्युत का। 2H2+O2, तो इस बार H2O टूट जाता है 2H2+O2 में। एक अभिकारक है और उत्पाद कितने मिले हैं बच्चों, यहाँ पर 2 मिले हैं। प्रकाशीय वियोजन जब वियोजन अभिक्रिया में प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, इस बार क्या प्रदान की जाएगी, ऊष्मा प्रदान की गई है। 2AgCl सफेद रंग का होता है, हमने यूज किया है इसमें सूर्य का प्रकाश, ये टूट जाता है 2Ag+Cl2 भूरे रंग का बन जाता है। तो बच्चों देखिए एक अभिकारक है और उत्पाद कितने मिले हैं, 2 हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा बच्चों कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में हम ऊष्मा का उपयोग करेंगे, विद्युत वियोजन में हम विद्युत का उपयोग करेंगे, और प्रकाशीय वियोजन में सूर्य का प्रकाश। तो ये इनकी प्रेजेंस में होंगी, इनकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाई जाएगी। अभिक्रियाओं के प्रकार में तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन से आपको वैसे ही नाम से समझ आ रहा होगा, विस्थापन मतलब कि हटा देना। तो इसमें बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, इसमें भी यही मतलब है कि हटा दिया जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है।
एक तत्व दूसरे तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। एक रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं इसको। हमारे पास रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Su। तो ये हमारे पास आयरन है और ये कॉपर का सॉल्यूशन है CuSO4। तो सॉल्यूशन है बच्चों यहाँ पर किसका, कॉपर का। तो अब हम प्रोडक्ट की दिशा में क्या पाते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो बन जाता है FeSO4 का और कॉपर बाहर चला जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो कॉपर ने, जो आयरन है उसने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा दिया कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से विस्थापित कर दिया। अगला है Zn जिंक प्लस CuSO4। यहाँ पर भी जिंक ने क्या किया, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा दिया। एक तत्व ने दूसरे तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर दिया। Pb प्लस Cul2। तो इस बार फिर से लेड ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा दिया। तो अब हमने क्या पाया कि जिंक, कॉपर, लेड ये सभी धातु कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं। तो ये कॉपर धातु को उसके यौगिक से विघटित कर देती है, उसको हटा देती है। तो रिएक्शन ये है आपकी, एग्जाम्पल आपके 3 हो गए, डेफिनेशन हो गई। इसको और आप छोटे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिख दें आप, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। आप इसमें जिंक का प्रयोग भी कर सकते हैं और कॉपर का भी कर सकते हैं, सॉरी लेड का भी, सीसे का प्रयोग कर सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया अभी हमने पीछे पढ़ी थी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया, ये है द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं अब द्विविस्थापन अभिक्रिया की, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो विभिन्न यौगिक क्रिया करके एक नया यौगिक बनाते हैं। एक डेफिनेशन तो इसकी ये है कि दो यौगिक, दो अलग अलग यौगिक होंगे, सेम नहीं होंगे, दो अलग अलग यौगिक क्रिया करके, आपस में दोनों क्रिया करके दो नए यौगिक बना देते हैं। दोनों यौगिक हैं, उन्होंने आपस में ही क्रिया करी है और दो नए यौगिक बना देते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये बात तो समझ में नहीं आई कि आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा और दो विभिन्न यौगिक अभिक्रिया करके दो नए यौगिक बना देते हैं। तो इसको हम समझते हैं बच्चों एक रिएक्शन की हेल्प से, एक समीकरण दिया गया है उसकी हेल्प से। देखो Na2SO4 प्लस BaCl2, यहाँ तक देखो ये क्या है, अभिकारक है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तीर का निशान कौन सी दिशा को दिखाता है, अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। BaSO4 प्लस 2NaCl, हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया बच्चों ये, और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। Na2SO4 BaCl2 था हमारे पास। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, Ba तो हमारे पास एज इट इज है, लेकिन इसने किसको हटा दिया, Na2 को हटा दिया। तो जो Na2 है वो इंटरचेंज हो गया Ba के साथ और Ba इंटरचेंज हो गया Na2 के साथ। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हम सीधे शब्दों में कहें कि Na2 और Ba ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, कि जहां पर Ba था वहां पर Na चला गया और जहां पर Na था वहां पर Ba आ गया। तो ये हो गया आयनों का आदान प्रदान। अभिकारकों के बीच में ही आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। Na2 की पोजीशन पर चला गया Ba और Ba की पोजीशन पर आ गया Na2। तो Na2 की पोजीशन पर आया Ba, तो यहाँ बन जाएगा BaSO4। यहाँ पर हो गया बच्चों 2NaCl, क्योंकि अब देखो यहाँ पर 2 क्यों आया कि Cl के पास भी 2 है और Na के पास भी 2 है, तो दोनों को 2 अलग अलग ना लिख करके दोनों का एक ही 2 लिख दिया। और इस अभिक्रिया में एक सफेद रंग का अपक्षेप हमें प्राप्त होता है, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं।
तो द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं आप? जिन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो विभिन्न यौगिक क्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं। अपक्षेपण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप इसका ये भी याद रख सकते हैं, और एक नया एग्जाम्पल आपको ये भी है। तो बच्चों ये एग्जाम्पल अभी जो सीबीएसई की एग्जाम हुई है उसमें आया हुआ है कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन बनता है, कि लेड बनता है, और इसका कलर कैसा हो जाता है, उसकी रिएक्शन लिखिए और उसको बैलेंस कीजिए। तो ये रिएक्शन अगर पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं और अपक्षेपण अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। अभिक्रियाएं हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इस पर क्वेश्चन कैसा बनता है? एक क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि आपका कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एंड ऊष्माशोषी अभिक्रिया, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन और बनता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के दौरान, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। आपको ऊष्मा से छेपी और शोषी, छेपी से चलो वो आप गैस नहीं कर पाएंगे, लेकिन शोषी से आप गैस कर सकते हैं उस चीज को, कि ऊष्मा की बात होगी। दोनों ही कौन सी है? इनको हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कहते हैं, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ऐसी अभिक्रिया जिसके के दौरान ऊष्मा निकलती है, इसमें तो क्या होगा बच्चों, ऊष्मा बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो शोषी होगी, नाम से ही पता चल रहा है कि शोषी उसका अवशोषण कर लेगी। ऊष्मा अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है, कि जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है उसके अंदर ऊष्मा का शोषण होता है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। बे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोनों के एग्जाम्पल हैं बच्चों ये, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो हम सांस लेते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए उदाहरण है 2BaOH + NaCl gives 2BaCl2 + NH4OH। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है, लेकिन जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसके अंदर ऊष्मा बाहर निकल जाती है। बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शन में नेक्स्ट है उपचयन अपचयन। कि अपचयन का मतलब क्या होता है, उपचयन का मतलब क्या होता है, सेम वही चीज़ है। पहले हम इसकी परिभाषा करेंगे, उसके बाद उसका एक उदाहरण। अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन का ह्रास या फिर घटना होता है उसे उपचयन कहा जाता है। उपचयन और अपचयन दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं। अपचयन एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो बच्चे एक बार ध्यान से सुने आप इस चीज़ को कि अपचयन क्या है। अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के अंदर, कोई भी एक पदार्थ है उसके अंदर अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बढ़ जाए तो उपचयन होगा, या फिर दूसरी कंडीशन है उसकी कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कम हो जाए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई होने पर वो अभिक्रिया अपचयन उपचयन अभिक्रिया कही जाती है।
तो सीधे शब्दों में आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण दिया गया है बच्चों, ये देखो 2Cu कॉपर प्लस O2 ऊष्मा। यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर क्या देखते हैं, ऑक्सीजन ऐड हो गई इसके अंदर। तो कॉपर के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। जब ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अपचयन, एक ऐसी अभिक्रिया, इसमें बच्चों क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें जो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है वो तो होनी चाहिए कम, और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए ज़्यादा, मतलब उसमें वृद्धि हो। तो 2Cu, दोनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो बच्चों, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी कंडीशन अप्लाई हो जाए, 2Co प्लस H2। तो देखो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आकर ऑक्सीजन नहीं रही, ऑक्सीजन यहाँ पर बच्चों नहीं रही। और जब ऑक्सीजन का नुकसान होता है, ह्रास होता है, तो वो क्या कहलाएगा, अपचयन। तो हम आप एक चीज और देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आकर जुड़ जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन आकर जुड़ गई, तो वो क्या हो गया, उपचयन। और ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर उपचयन भी हो जाए और अपचयन भी हो जाए, एक ही अभिक्रिया के अंदर जब अपचयन भी हो जाए और उपचयन भी हो जाए, तो बच्चों ऐसी अभिक्रिया को कहते हम रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो, ऐसी अभिक्रिया को या तो हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया, और एक शब्द में अगर हम कहेंगे तो वो होगी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये देखो CuO था, यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट की उत्पाद की दिशा में जाकर यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, घट जाती है, तो ऑक्सीजन का घटना अपचयन कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, लेकिन उत्पाद की दिशा में जाने पर यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, और बच्चों जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो वो होगा उपचयन। मेरे ख्याल से आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। एक छोटी सी वन सेंटेंस में बता देता हूँ आपको बच्चों में। उपचयन क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का घटना। अपचयन क्या होगा, ऑक्सीजन का घटना, हाइड्रोजन का बढ़ना। रिवर्स कर दो दोनों को। और एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों, रिडॉक्स अभिक्रिया। अब बच्चे संचारण है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कि हम संचारण कैसे करें, कि संचारण होता क्या है, संचारण होता क्या है और उसके उदाहरण क्या है। और नेक्स्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। जो ये आपका टॉपिक है विकृत गंधिता, इस पर अभी जो रिसेंट एग्जाम हुई है CBSE की, उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिला है बच्चों, कि विकृत गंधिता की विकृत गंधिता में कौन कौन से हम चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, किस किस चीज़ में चेंज आता है, और उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि खाने को हम विकृत ना होने दें। तो आइए करते हैं इस चीज़ को बच्चों। संचारण की बात करते हैं पहले। जब किसी धातु की सतह पर वायु, जल या किसी और पदार्थ की धुंधली परत चढ़ जाती है तो उसे हम संचारण कहते हैं। जब किसी धातु की सतह पर, कोई धातु है हमारे पास, उसकी सतह पर वायु की, जल की या फिर किसी और पदार्थ की धुंधली परत चढ़ जाती है, उसको संचारण कहा जाता है। तो इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, हमारे पास लोहा है, लोहे की वस्तु के ऊपर जंग लग जाती है, जंग लगने पर उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोहा संचारित हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, चांदी पर काली परत चढ़ जाना। तो चांदी हम देखते हैं कि चांदी को अगर हम कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद देखें या उसको कुछ भी में यूज करें उस चीज़ को हम, तो उसके ऊपर क्या होगा कि एक काली परत चढ़ जाती है, और ये काली परत चढ़ जाना भी क्या है, संचारण है। तो इसका मतलब जब लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, लोहा पर जंग लग जाती है लोहे पर, तो उसको हम कहेंगे कि लोहा यहाँ पर संचारित हो गया है। और चांदी के ऊपर जब काले रंग की परत चढ़ जाती है तो इसका मतलब भी यही हुआ कि जो चांदी की वस्तु है वो संचारित हो गई है।
अब है नेक्स्ट हमारा विकृत गंधिता। वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर वे विकृत गंधित हो जाते हैं और उनका स्वाद व गंध बदल जाता है। वसायुक्त यानी कि जो फैट वाली चीजें हैं, तैलीय खाना खाद्य सामग्री को जब हम लंबे समय के लिए रख देते हैं तो वो क्या होगा, विकृत गंधित हो जाते हैं, मतलब कि खराब हो जाते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से चेंज को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके स्वाद में परिवर्तन आता है और उसके रंग में परिवर्तन, उसकी गंध में परिवर्तन आ जाता है। वसा तथा तैलीय खाद्य सामग्री को जब हम लंबे समय तक रख देते हैं तो वो विकृत गंधित हो जाते हैं। तो जो चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। तो अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं कि खाने को हम विकृत गंधित ना होने दें, उसके रोकथाम के 3 तरीके हम अपना सकते हैं। फर्स्ट है खाद्य सामग्री में उपचयन रोधक पदार्थ का उपयोग करके। हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि खाने का उपचयन ना हो सके और खाना भोजन खराब ना हो। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, ऐसे हम बर्तनों का उपयोग करें कि जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके उनके अंदर, तो जब उनके अंदर वायु जाएगी नहीं तो उनका उपचयन होगा नहीं। तो हम वायु रोधी बर्तनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। चिप्स की थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें हम नाइट्रोजन गैस भी भर सकते हैं। अब जो पैक्ड फूड होता है, जो पैकिंग वाला खाना होता है, उसके अंदर हम ऑक्सीजन गैस को हटा दें और उसके हम नाइट्रोजन गैस भर दें। जब ऑक्सीजन गैस को हम उसके अंदर से निकाल देंगे, हटा देंगे, तो खाने का ऑक्सीडेशन उपचयन नहीं हो पाएगा, तो भोजन विकृत गंधित नहीं होगा, उसके स्वाद में, उसके गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो संक्षारण और विकृत गंधित यही है। संक्षारण में क्या है, एक धुंधली परत चढ़ जाती है, लोहे पर जंग लग जाना और चांदी पर काली परत चढ़ जाना। विकृत गंधित का मतलब क्या होता है कि जब हम तैलीय खाने को, वसायुक्त भोजन, खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखते हैं तो वो विकृत गंधित हो जाते हैं। उसके अंदर कौन कौन से चेंज आएंगे, उनके स्वाद में और उनके गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। इसको हम रोक कैसे सकते हैं, खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोधक पदार्थों का हम उपयोग करके विकृत गंधित को रोक सकते हैं। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रख सकते हैं और जो चिप्स की थैलियाँ होती हैं, जो पैक फूड होता है, उसमें हम ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं, जिससे कि भोजन को विकृत गंधित होने से, खराब होने से बचाया जा सकता है।